हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस पार्ट 1 वॉल्यूम 1 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो दोस्तों, उसी कड़ी में अपनों ने रूल नंबर 66 तक प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए थे। आज दोस्तों अपने रूल नंबर 67 से लेके सो ऑन करेंगे और आज अपने दोस्तों चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। यस और नो? तो देखिए दोस्तों, रूल नंबर 67 क्या बता रहा है आपको। प्रिंसिपल कंट्रोलर्स ऑफ डिफेंस अकाउंट्स फंक्शन एज फाइनेंशियल एडवाइजर्स टू कमांडर्स। अब दोस्तों, फाइनेंशियल एडवाइस क्या होती है। एक तो दोस्तों हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम जो है, हमारी जो IFA विंग है, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, उसका काम है फाइनेंशियल एडवाइस देना, राइट। दोस्तों, किसी भी प्रकार की प्रोक्योरमेंट है, किसी भी प्रकार का दोस्तों लॉस सेंक्शन करना है, किसी भी प्रकार की दोस्तों पैसे से रिलेटेड बातें आती है, तो हम क्या है, टाइम टू टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम क्या है, IFA की कंकरेंस उसमें मांगते हैं, राइट। तो दोस्तों IFA का काम यही है कि जो भी पैसे से रिलेटेड बातें हैं उन पे क्या है दोस्तों गाइडलाइंस दी जाए, यस और नो, और गवर्नमेंट का लॉस कम से कम हो, राइट, और दोस्तों पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो अपर मोस्ट रहा जाए, यस और नो। तो IFA तो हमारी क्या है, फाइनेंशियल एडवाइस का काम करता ही है। इसके साथ साथ दोस्तों जो प्रिंसिपल कंट्रोलर होते हैं, जो PCDA CDA, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल कंट्रोलर को PCDA, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स को बोलते हैं CDA। मतलब प्रिंसिपल कंट्रोलर, PCDA और CDA भी क्या है, एज ए फाइनेंशियल एडवाइस का काम करते हैं। किसको? कमांडर्स को। कमांडर्स कौन होते हैं दोस्तों? जो यूनिट लेवल के जो CFA जिनको बोलते हैं, कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ जो हैं, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ जो हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको ऐसे याद रखोगे, कभी भी कमांडर्स का नाम आ जाए तो कमांडर्स ऑब्लिक CFAs, राइट, या आप क्या बोल सकते हो इसको, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़, राइट। जो आर्मी साइड के लोग हैं दोस्तों, जो कमांडर्स हैं, कर्नल्स हैं, जो भी ऑफिसर इंचार्ज हैं किसी भी यूनिट कंसर्न के, वो सारे लोग क्या होते हैं, कमांडर्स होते हैं, राइट। इनकी रैंक दोस्तों अलग अलग हो सकती है। कोई लेफ्टिनेंट कर्नल हो सकता है, कोई कर्नल हो सकता है, कोई मेजर हो सकता है, कैप्टन हो सकता है, राइट, ब्रिगेडियर हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, यस और नो। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया था, फाइनेंशियल एडवाइज़र डिफेंस सर्विसेज, ये दोस्तों FADS की बात कर रहा है, राइट। ये जो FADS की बात कर रहा है, हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र डिफेंस सर्विसेज और ऑफिसर्स ऑथोराइज्ड टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, या तो ये खुद FADS या दोस्तों कोई ऑफिसर्स जो इनके बिहाफ पे ऑथोराइज है, राइट, क्या काम करने के लिए, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्क्रूटिनी ऑफ ऑल प्रपोजल्स। वो दोस्तों किसके लिए जिम्मेदार है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि भी सारे प्रपोजल्स उनकी स्क्रूटिनी करे। प्रपोजल्स किससे रिलेटेड होंगे? फॉर एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पब्लिक मनी फंड परटेनिंग टू द डिफेंस सर्विसेज। दोस्तों जो डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड जो भी फंड आएगा, पब्लिक फंड जो आएगा, उसके एक्सपेंडिचर के लिए जो भी प्रपोजल्स आएंगे। देखिए दोस्तों, छोटी सी लाइन है लेकिन अर्थ बहुत ही गहरा है, ठीक है। मतलब काफ़ी इसके अंदर शब्द ऐसे यूज़ कर लिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज है दोस्तों वो बहुत सुंदर लिखी गई है। मतलब कम लाइनों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अर्थ देना हो, राइट, तो आप इन चीज़ों से सीख सकते हो, राइट। तो देखिए डिफेंस सर्विसेज का दोस्तों क्या है, एक्सपेंडिचर किससे, पब्लिक फंड से, राइट। उसके प्रपोजल्स जो हैं उनकी स्क्रूटिनी करनी है, और करेगा कौन दोस्तों, FADS या इसके द्वारा ऑथराइज बंदे, राइट। तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आती है भैया, FADS और उसके द्वारा ऑथराइज बंदे जो हैं, जो डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड कुछ भी फंड आएगा, उसके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी प्रस्ताव आएंगे, प्रपोजल्स को बोलते हैं दोस्तों प्रस्ताव, राइट। तो उनकी क्या करनी है, स्क्रूटिनी करनी है कि प्रस्ताव जो आए हैं वो सही है, गलत है, कैलकुलेशन सही है, कितना खर्चा होना था, कितना हो रहा है, कितना हो सकता है, वो सारे दोस्तों कैलकुलेशन जो है दैट विल बी डन बाय द FADS और द ऑफिसर्स ऑथोराइज्ड बाय द FADS, राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, PCDA CDA ऑफ डिफेंस अकाउंट्स आर इन्वेस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ अफोर्डिंग फाइनेंशियल एडवाइस टू लोकल कमांडर्स एंड द स्टाफ एंड द सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। अब दोस्तों ऊपर बोल दिया FADS और उसके द्वारा ऑथराइज्ड बंदे, ठीक है। अब बोल दिया PCDA CDA जो है डिफेंस अकाउंट्स के, PCDA CDA भी क्या है, इन्वेस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ, उनको भी दोस्तों क्या दी गई है। अब ये देखो कितनी सुंदर इंग्लिश लिखी है, इन्वेस्टेड विद द ड्यूटी, ठीक है। सीधा भी लिख सकता था, द ड्यूटी वाज गिवन, ठीक है। अब मतलब अच्छे शब्द यूज़ किए हैं, आर इन्वेस्टेड विद द ड्यूटी, मतलब उनको एक ड्यूटी दी गई है, राइट। क्या करने की, अफोर्डिंग फाइनेंशियल एडवाइस टू लोकल कमांडर्स। आपको क्या करना है, एडवाइस देनी है, किससे रिलेटेड, फाइनेंशियल एडवाइस लोकल कमांडर्स को, ठीक है दोस्तों। PCDA CDA क्या है, हमारे डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल्स हैं, राइट। एक दोस्तों पर्टिकुलर सर्कल को क्या है, कैटर करने के लिए एक डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल खोल दिया गया, तो उसके अंदर जो लोकल कमांडर्स होंगे उनको क्या है दोस्तों, आपको फाइनेंशियल एडवाइस देनी है,
यस और नो। एंड द स्टाफ एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, लोकल कमांडर्स को, उनके स्टाफ को और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को, राइट। एंड और क्या क्या करना है, आगे चलिए। पहले बोल दिया दोस्तों क्या है, पीसीडी सीडीए को क्या है, ड्यूटी क्या है, इन्वेस्टेड है उनकी, इन्वेस्ट है ड्यूटी से कि उनको फाइनेंशियल एडवाइस देनी है लोकल कमांडर्स को, राइट। दूसरा दोस्तों क्या बोल दिया, द फुलेस्ट यूज शैल बी मेड बाय देम, किसके द्वारा, पीसीडी सीडीए के द्वारा, ऑफ द असिस्टेंट ऑफ कंट्रोलर्स इन इन्वेस्टिगेटिंग ऑल branches of expenditure with the view to restricting expenditure as far as possible consistent with the efficiency। और दोस्तों क्या बोल दिया कि असिस्ट करना है कि इनको कंट्रोलर्स को क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन ऑल ब्रांचेज ऑफ एक्सपेंडिचर। दोस्तों एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, राइट। क्यों करना है दोस्तों, विद द व्यू टू रेस्ट्रिक्टिंग एक्सपेंडिचर एज फार एज पॉसिबल। दोस्तों जितना रेड्यूस हम एक्सपेंडिचर को कर सकें, जितने कम से कम पैसे में हम काम चला सकें, उतना इनको करना है, यस और नो। और दोस्तों ये सारा काम करने की जिम्मेदारी किसकी है, पीसीडी सीडीए की, लोकल कमांडर्स को क्या है, एज ए फाइनेंशियल एडवाइस के रूप में दे सके, राइट, कंसिस्टेंट विद एफिशिएंसी। और ये काम नहीं है कि एक बार कर दिया और आपका जॉब खत्म हो गया, राइट। ये काम दोस्तों आपको कंसिस्टेंटली करना है, राइट। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई। आगे चलिए दोस्तों, 68 नंबर पैरा पे ये है कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शंस टू पीसीडीए सीडीए। अब दोस्तों कम्युनिकेशन करना है किसका, सैंक्शंस का। सैंक्शंस क्या होती है दोस्तों, एक प्रकार की अथॉरिटी है, एक प्रकार का कागज़ का टुकड़ा है जिसके बिहाफ पे आप कोई भी काम करने के लिए ऑथोराइज हो, राइट। और दोस्तों उस पे भविष्य पे कोई भी आप पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, ठीक है। तो सैंक्शंस का दोस्तों कम्युनिकेशन करना है पीसीडी सीडीए को, राइट। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला गया, सैंक्शन एंड ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नंबर 1। सर्विस हेडक्वार्टर, नंबर 2। सर्विस हेडक्वार्टर दोस्तों कौन से हो गए, जो दिल्ली के अंदर आर्मी नेवी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर हैं। तीसरा दोस्तों डीजीओ है, डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। चौथा है दोस्तों डीजीएएफएमएस, डायरेक्टर जनरल आर्मड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। दोस्तों सैंक्शन और ऑर्डर किसके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आर कम्युनिकेटेड डायरेक्ट टू कंट्रोलर्स बाय द एफएडीएस। अब दोस्तों इनको क्या है, इनके जो ऑर्डर, इनके जो सैंक्शंस होगी, राइट, वो कंट्रोलर्स के पास तो जाएगी, पीसीडी सीडी के पास तो जाएगी, लेकिन किसके थ्रू, एफएडीएस के थ्रू, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी बड़ी रैंक्स हैं, ठीक है। इनको क्या है, डायरेक्ट पीसीडी सीडी को क्या है, इनको एड्रेस नहीं किया जाता, पहले एफएडीएस को। और दोस्तों एफएडीएस के जरिए क्या है, ये कम्युनिकेटेड होती है कंट्रोलर्स को, राइट। एफएडीएस क्या है दोस्तों, कंट्रोलर्स को भेजता है। सैंक्शंस एंड ऑर्डर्स बाय लोअर अथॉरिटीज आर कम्युनिकेटेड डायरेक्ट बाय द पीसीडी सीडीए बाय सच अथॉरिटीज़। अब दोस्तों क्या है, पहले तो बोल दिया कि इनके इनके लेटर हुए तो वो एफएडीएस के जरिए जाएंगे। अब दोस्तों लोअर अथॉरिटीज़ को लेटर हैं, जो इनसे लोअर अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोअर, सर्विस हेडक्वार्टर से लोअर, इनसे रिलेटेड जो लोअर अथॉरिटीज़ हैं, उनके जो सैंक्शंस हैं, उनके जो ऑर्डर हैं, डायरेक्ट पीसीडी सीडीए को जा सकते हैं, ठीक है। तो इजी बात है, मुझे समझ आई। सैंक्शंस एंड ऑर्डर्स ऑफ, अब दोस्तों कुछ नियम बताएंगे। द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आर कम्युनिकेटेड बाय द प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स एंड द हेड ऑफ द ब्रांचेज कंसर्न। अब दोस्तों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो ऐसा नहीं है कि खुद सारे लेटर लिख के भेजेंगे, सारी सैंक्शन खुद करेंगे, राइट। उनके बिहाफ पे भी दोस्तों अपने ने इसी चैप्टर में पढ़ा कि कुछ लोग काम करते हैं, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स काम करते हैं, राइट। तो उनकी दोस्तों जो सैंक्शन होगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, उनके जो ऑर्डर होंगे, उनकी जो सैंक्शन होगी वो कम्युनिकेट की जाएगी प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स के द्वारा। और दोस्तों हेड ऑफ द ब्रांचेज हैं, ठीक है, मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच, एमएस ब्रांच, राइट, ईएनसी ब्रांच, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, राइट। तो उनके द्वारा क्या है, कम्युनिकेशन किया जाएगा। आगे चलिए दोस्तों 2 नंबर पे, दूसरा देखिए दोस्तों, द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बाय दोज अथॉरिटीज हु आर ऑथोराइज टू साइन फॉर द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। अब दोस्तों ये प्रीवियस पैरा में पढ़ा कि फॉर करके क्या है, कोई भी जिस अथॉरिटी को पावर डेलीगेट कर दी जाती है वो क्या फॉर करके साइन कर सकता है, ठीक है। तो यही हुआ कि नेवी के अंदर क्या हुआ, जिसको ऑथराइज किया हुआ है वो साइन कर देगा, और क्या है, सैंक्शन या ऑर्डर पास कर दी जाएगी। द चीफ ऑफ एयर स्टाफ आर कम्युनिकेटेड बाय द दोज अथॉरिटी हु हैव बीन डेलीगेटेड पावर्स टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। तो इसके अंदर भी दोस्तों सेम बोल दिया, फॉर करके सिग्नेचर कर देगा और वो बंदा क्या है दोस्तों, कम्युनिकेट करेगा, यस और नो। अब देखिए दोस्तों आगे क्या दिया गया है, कॉपीज़ ऑफ लेटर इशूड बाय द गवर्नमेंट या सर्विस हेडक्वार्टर्स एटसेट्रा। दोस्तों किसकी कॉपी है, लेटर्स की, जो कौन इशू कर रहा है, गवर्नमेंट या सर्विस हेडक्वार्टर, ठीक है। विच ऑथोराइज, और दोस्तों लेटर्स में लिखा क्या हुआ है, जो क्या ऑथोराइज कर रहे हैं, पेमेंट और हैव एनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, या तो दोस्तों उसके अंदर पेमेंट की बात है या कोई भी पैसे से रिलेटेड कोई भी बात है। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड कोई बात है, राइट। विच आर इंटेंडेड फॉर कम्युनिकेशन टू द पीसीडी सीडीए। और दोस्तों वो जो लेटर हैं जो गवर्नमेंट के हैं, सर्विस हेडक्वार्टर के हैं, उनके अंदर लिखा क्या हुआ है, वो या तो पेमेंट ऑथराइज करते हैं या कोई फाइनेंशियल, उनके अंदर पैसे से रिलेटेड कोई बात है,
विच आर इंटेंडेड फॉर कम्युनिकेशन टू द PCDCDA। उनको क्या है दोस्तों, PCDCDA को भेजा जाना है। हु हैज़ हैव टू एक्ट अपॉन द सैंक्शन, जिनको क्या करना है दोस्तों, PCDCDA को उस पर एक्ट करना है। शुड बी साइंड इन इंक, राइट। अब दोस्तों यहाँ से पढ़िए, कॉपीज़ ऑफ लेटर शुड बी साइंड इन इंक, ये पूरा सब क्लोज था, ठीक है। तो दोस्तों जो लेटर आएगा, जो लेटर की कॉपी आएगी, वो इंक साइंड कॉपी आनी चाहिए, ठीक है, अगर ऐसी ऐसी बातें होती है तो, राइट। समझ में आया दोस्तों बात? इजी थी, लंबा पैरा था लेकिन बहुत इजी है। गवर्नमेंट सर्विस हेडक्वार्टर के लेटर हैं जिनके अंदर ये बातें हैं, पेमेंट की, फाइनेंशियल एडवाइस की, ठीक है, पेमेंट की या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की। भेजना कहाँ है, PCDCDA को, ठीक है। उसको क्या करना, PCDCDA को उस पर एक्ट, सैंक्शन पे एक्ट लेना है। भैया पेमेंट की बात है, ऑथराइज पेमेंट की बात है तो पेमेंट करनी है, फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई और बजट पास करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, इंक साइंड होनी चाहिए, राइट, मतलब ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। अदर कॉपीज दोज गोइंग टू लोअर फॉर्मेशंस अदर PCDCDA ऑडिट ऑफिसर में बी इशूड अंडर साइक्लोसाइड सिग्नेचर। अब दोस्तों PCDCDA को जाएगी तो क्या इंक साइंड जानी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों PCDCDA के नीचे कोई ऑडिट ऑफिसर्स हैं तो उनको क्या साइक्लोस्टाइल्ड सिग्नेचर का मतलब है, मान लो कि वो फोटो कॉपी उसकी भेज सकते हैं, इंक साइंड की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इसको बोल दिया साइक्लोस्टाइल्ड सिग्नेचर, यस और नो। तो दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई, कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपसे मैं, रेस्ट। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, द अबव डज नॉट हाउ एवर अप्लाई टू द सैंक्शंस ऑफ अ जर्नल नेचर। दोस्तों जो ऊपर पढ़ा है, इंक साइंड कॉपी में आएगा, साइक्लोस्टाइल्ड सिग्नेचर में आएगा, वो क्या है, जर्नल जो नेचर की सैंक्शन है इन पे अप्लाई नहीं करता, ठीक है, इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्विंग डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, राइट। दोस्तों जो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर है उसके केस में भी अपने यूज़ नहीं करते। बट अब दोस्तों कॉन्ट्राडिक्शन है, कहाँ पे यूज़ होगा, बट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ सैंक्शंस टू एक्सपेंडिचर फॉर पर्टिकुलर आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर। लेकिन दोस्तों कहाँ यूज़ होगा, उन सैंक्शंस के उन एक्सपेंडिचर की सैंक्शन पे जो कोई पर्टिकुलर आइटम पे एक्सपेंडिचर होना था, राइट। या दोस्तों कोई अपॉइंटमेंट है या कोई लॉस का रेगुलराइजेशन कराना है विद अ डेफिनेट मॉनेटरी इम्प्लीकेशंस, राइट, जिसकी कोई खुद की क्या है, एक मॉनेटरी वैल्यू है, राइट। कोई भी दोस्तों लॉस को रेगुलराइज कराना है, राइट। तो इन सारी चीज़ों में अपने को क्या, इंक साइंड कॉपी इज़ रिक्वायर्ड, या राइट, यस और नो। अब दोस्तों 68 कंप्लीट हुआ। अब 69 जो पैरा है वो नवंबर 2007 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है SAS के, राइट। अब दोस्तों डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ ए सैंक्शन, अब सैंक्शन कब इफेक्ट होती है, इसकी डेट क्या है, राइट। MCQ में भी आपके पूछा जा सकता है ये सवाल, राइट। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा हमारे, ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट दे बियर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अब दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्डर है वो कब इफ़ेक्ट होगा, जब से जिस डेट की उसकी बियर है, ठीक है। मान लो दोस्तों आज 1 सितंबर है, ठीक है, 1 सितंबर को क्या है, गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आ गया, उस पर 1 सितंबर लिखी गई है, तो दोस्तों उसी डेट से वो, उसी तारीख से क्या है, वो लागू हो जाएगा अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। इसका मतलब क्या है, अगर 1 सितंबर वाले लेटर पे लिख दिया कि भैया 10 दिन बाद क्या है ये इसको लागू माना जाए, ठीक है, तो वो 10, इसका 9 दिन का एक क्या है पीरियड मिल जाएगा, 10 तारीख से लागू होगा। अगर बोल दिया कि 1 तारीख से लागू होगा या लेटर आ गया तो उसको 1 तारीख से लागू माना जाएगा अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड का मतलब है जब तक कि उस पर कोई स्पेशल बातें नहीं लिखी गई है कि इतनी डेट को लागू होगा, फलां तारीख को लागू होगा, यस और नो। अब 69 दोस्तों कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपने 70 नंबर पैरा पे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या है, लैप्स ऑफ अ सैंक्शन। कोई भी सैंक्शन लैप्स कब कर जाएगी, राइट। दोस्तों सैंक्शन क्या है, एक प्रकार की अथॉरिटी है जिसके बिहाफ पे आप कोई काम कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आपको 1 साल की सैंक्शन मिली है, ठीक है, तो आपसे क्या 1 साल 1 दिन उस पर काम नहीं कर सकते, राइट, वो इलीगल हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों क्या है, सैंक्शन कब लैप्स होगी उसके बारे में क्या कुछ बातें बताई गई है 70 नंबर पैरा के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, ए सैंक्शन फॉर एनी फ्रेश एक्सपेंडिचर। और दोस्तों कोई भी फ्रेश एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई भी फ्रेश एक्सपेंडिचर, ये शब्द आपको याद रखना है, कोई भी फ्रेश एक्सपेंडिचर होगा दोस्तों, राइट, उस पे जो सैंक्शन होगी वो क्या है, विच हैज़ नॉट बीन एक्टेड ऑन फॉर अ ईयर लैप्सेस। दोस्तों कोई भी फ्रेश एक्सपेंडिचर की सैंक्शन जो है, जो 1 साल तक उस पर काम नहीं किया गया, उस पे खर्चा नहीं किया गया, उस मद पे खर्चा नहीं किया गया जिस मद पे खर्च करने के लिए सैंक्शन ली गई थी। दोस्तों किसी मद पे पैसा खर्च करने के लिए, किसी आइटम पे पैसा खर्च करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट पे पैसा खर्च करने के लिए सैंक्शन ली जाती है, ठीक है, कोई भी फ्रेश एक्सपेंडिचर के लिए। और फ्रेंड्स उस पर अगर 1 साल तक कोई भी एक्ट नहीं लिया गया, उस प्रोजेक्ट पे, उस आइटम पे, उस मद पे खर्चा नहीं किया गया, तो वो सैंक्शन लैप्स मानी जाएगी अनलेस इट इज स्पेसिफिकली रिन्यूड। जब तक कि दोस्तों उसको
रिन्यू ना किया जाए, ठीक है। अनलेस का मतलब है जब तक कि ना किया जाए, ठीक है। इट इज़ स्पेसिफिकली नोटेड, ठीक है। अगर रिन्यू नहीं होगी तो 1 साल में लैप्स कर जाएगी, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ। दोस्तों एक बात तो ये रही। अब कुछ क्या है एक्सेप्शन है, इनके केस में दोस्तों क्या है, ये नियम लागू नहीं होगा 1 साल वाला, ठीक है। क्यों नहीं होगा वो देखते हैं अभी अपने। एन अलाउंस सेंक्शन फॉर एन अपॉइंटमेंट और अ क्लास ऑफ ऑफिसर, दोस्तों ये सब क्लोज था। कोई भी अलाउंस है जो सेंक्शन हुआ है किसके लिए, कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए या कोई भी ऑफिसर्स की क्लास के लिए। एन अलाउंस नॉट ड्रॉन बाय अ पर्टिकुलर इनकम्बेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट और बाय अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑफिसर्स। दोस्तों कोई भी अलाउंस सेंक्शन हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अलाउंस उनको नहीं दिया गया तो 1 साल के बाद वो क्या है लैप्स कर जाएगा, ऐसा नहीं होता, राइट। तो ये पर्टिकुलर हमें याद रखना है इस चीज़ को कि कोई भी अलाउंस जो है सेंक्शन हुआ है, राइट, किसके लिए दोस्तों, कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए या कोई भी क्लास की ऑफिसर्स के लिए, और उस अलाउंस को दोस्तों ड्रॉन नहीं किया, ठीक है। पर्टिकुलर इवेंट का मतलब है जिसको मिलना था, जो निर्भर है, जो अपॉइंटमेंट के लिए या कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑफिसर्स के लिए, राइट। तो क्या अलाउंसेस दोस्तों क्या है, ऑफिसर्स के, अपॉइंटमेंट्स के, वो लैप्स नहीं करते 1 साल बाद। यस और नो। आगे चलिए दोस्तों, बी नंबर पे एडिशंस मेड ग्रेजुअली फ्रॉम ईयर टू अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट अंडर अ जनरल स्कीम। अब दोस्तों कोई भी हेड है, ठीक है, जनरल स्कीम का मतलब दोस्तों क्या पढ़ा था अपनों ने, मेजर माइनर हेड जब पढ़े तो उसके अंदर जो स्कीम था, फंक्शंस था, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों एडिशंस जब होते रहते हैं ईयर टू ईयर किसी भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो वो प्रकार के जो खर्चे हैं, उन प्रकार के खर्चों के लिए भी जो सेंक्शन जो है 1 साल में लैप्स नहीं करती, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, उस पर जो खर्चा होगा, ठीक है, किसी भी स्कीम के अंदर, जनरल स्कीम के अंदर उस पर जो खर्चा होगा तो उसके दोस्तों एक्सपेंडिचर में एडिशन होता रहता है, वो चलता रहता है, ठीक है। तो उस प्रकार के दोस्तों खर्चों में भी क्या है, फ्रेश एक्सपेंडिचर हो भले ही ना हो, किसी भी प्रकार का हो, वो 1 साल के अंदर लैप्स नहीं होगा, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स। अब दोस्तों MES के केस में बात कर दी इन्होंने, एन अप्रूव्ड MES वर्क, कोई भी MES का वर्क जो है जो अप्रूव्ड है, ठीक है, ऑलरेडी अप्रूव्ड है, राइट। फ्रेश सेंक्शन इज नेसेसरी इफ़ वर्क इज़ नॉट कमेंस्ड विद इन 12 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो दोस्तों MES के वर्क में भी क्या है, अगर 12 मंथ तक क्या है उस पर काम नहीं होता तो आपको क्या है फ्रेश सेंक्शन नेसेसरी है उसके अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ जाए, उसके 12 महीने के अंदर क्या है MES का वर्क ही स्टार्ट नहीं होता तो भी आपको क्या है फ्रेश सेंक्शन की क्या है आवश्यकता है, ठीक है, राइट। तो ये बात इसके अंदर सी के अंदर बोल दी। अब दोस्तों नोट दिए गए हैं इसके अंदर 2 या 3, देखिए, द पीरियड ऑफ 1 ईयर रेफर्ड टू इन द अबव रूल शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ द सेंक्शन। अब दोस्तों सेंक्शन क्या है, 12 महीने टाइम तो दे दिया, लेकिन दोस्तों ये कोई फाइनेंशियल ईयर इसके अंदर काउंट नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। साफ साफ बोल दिया, जो ऊपर जो 1 ईयर रेफर किया गया है ये उसी दिन से स्टार्ट होगा जब जिस डेट को सेंक्शन इशू हुई है उस तारीख से 1 साल के अंदर, राइट। एंड द सेंक्शन शुड बी कंसीडर्ड टू हैव बीन एक्टेड ऑन, और दोस्तों उस सेंक्शन के अंदर जितना खर्चा होना था वो एक्ट हो गई, वो माना जाएगा इफ़ पेमेंट इन होल और इन पार्ट हैज़ बीन मेड इन परसुएंस ऑफ द सेंक्शन विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अब दोस्तों 12 महीने का टाइम दे दिया किसी भी सेंक्शन को, राइट। तो अब उसके अंदर दोस्तों मान लो 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, 1 लाख की सेंक्शन थी, राइट। अब दोस्तों 1 लाख में मान लो 10,000 रुपये भी खर्च कर दिए आपने 12 महीनों के अंदर, तो आपने दोस्तों उस सेंक्शन पे क्या है एक्ट कर लिया, ये माना जाएगा, ठीक है। वो सेंक्शन दोस्तों लैप्स नहीं करेगी, 12 महीने के बाद आपको दोबारा सेंक्शन उसकी नहीं चाहिए, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, इन केसेस इन विच पार्ट पेमेंट हैज़ बीन मेड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, मतलब जो 12 महीने का फिक्स पीरियड है दोस्तों, उन केसों के अंदर जिनके अंदर पार्ट पेमेंट हैज़ बीन मेड विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड, द सब्सिक्वेंट पेमेंट ऑफ बैलेंस में सब्जेक्ट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ बजट प्रोविजन बी मेड विद इन अ फ्रेश एक्सपेंडिचर सेंक्शन। और दोस्तों जो बाकी की पेमेंट बची है, जो बैलेंस बचा है, उन पे दोस्तों खर्चा कब होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ बजट प्रोविजन, मतलब जो बजट के अंदर उसके अंदर दोस्तों कुछ पैसा दिया होगा, राइट, उस पे क्या वो डिपेंड करता है, यस और नो। बी मेड विदाउट अ फ्रेश एक्सपेंडिचर सेंक्शन, और दोस्तों क्या है बिना उस पर फ्रेश एक्सपेंडिचर लिए बजट के प्रोविजंस के अंदर जो बजट है जितना पैसा है उससे आप उसको खर्च कर सकते हो, राइट। तो समझ में आई दोस्तों बातें। नोट 1 दोबारा देखिए, कोई भी दोस्तों सेंक्शन है उस पर जो 1 ईयर का पीरियड है, जिस डेट को इशू हुई है सेंक्शन वहाँ से माना जाएगा, पहली बात तो ये बोल ली, ठीक है। अब दोस्तों 12 महीने के अंदर उसका कुछ एक हिस्सा खर्च कर दो या पूरा खर्च कर दो, राइट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक हिस्सा भी आप खर्च कर दोगे, 1 लाख की सेंक्शन में 10,000 रुपये भी खर्च कर दोगे तो भी क्या है उस सेंक्शन पे एक्ट हो गया ये माना जाएगा, राइट। और दोस्तों जो बाकी की पेमेंट है वो इफ़ इन विच द पार्ट पेमेंट हैज़ बीन मेड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड,
पीरियड, मतलब कुछ हिस्सा कर दिया आपने उस 12 महीने के अंदर। और दोस्तों जो बाद की पेमेंट है वो क्या है दोस्तों, वो कब होगी, वो बजट के प्रोविजंस पे, एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करता है, राइट। और दोस्तों उसको वहीं से खर्चा किया जाएगा विदाउट ए फ्रेश एक्सपेंडिचर सेंक्शन, बिना फ्रेश एक्सपेंडिचर का सेंक्शन लिए, राइट। तो ये दोस्तों नोट 1 समझ में आया। आगे चलिए अपने नोट 2 पे चलते हैं। नोट 1 के अंदर दोस्तों 2-3 लाइनें और है, देखिए। द बिल फॉर द सब्सिक्वेंट पेमेंट। अब दोस्तों एक हो गया पार्टली पेमेंट जो पहले कर दी, जो स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर कर दी। दूसरा हो गया दोस्तों सब्सिक्वेंट पेमेंट, उसके जो बिल होंगे, द बिल फॉर द सब्सिक्वेंट पेमेंट बिसाइड्स कंटेनिंग ए रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर सेंक्शन। दोस्तों एक तो उसके अंदर एक्सपेंडिचर जो होगा वो सेंक्शन होगी, जो तो बाकी बचा हुआ है, शुड ऑल्सो कंटेन ए रेफरेंस टू द नंबर एंड डेट ऑफ द वाउचर अंडर विच द फर्स्ट पेमेंट वाज मेड। तो दोस्तों क्या पुरानी जो पेमेंट हुई है, जो पहले जो पेमेंट हो गई, उसका रेफरेंस, उसके वाउचर नंबर, उसकी डेट भी क्या आपको उसके अंदर देनी पड़ेगी, राइट। अगला देखिए दोस्तों नोट नंबर 2 है, व्हेन देयर इज स्पेसिफिक प्रोविजन इन ए सैंक्शन फॉर एनी फ्रेश चार्ज। दोस्तों कोई भी सैंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर स्पेसिफिक प्रोविज़न क्या है, जो भी खर्चा होगा किसी भी मद पे, किसी भी आइटम पे, वो क्या है, ओनली फ्रेश चार्ज होगा, ठीक है, फ्रेश पेमेंट उस पर होगी, राइट। दैट द एक्सपेंडिचर वुड बी मेट फ्रॉम द बजट प्रोविजन ऑफ ए स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों फ्रेश चार्ज का मतलब क्या है, उस पे जो जिस आइटम पे खर्च होगा, जिस मद पे पैसा खर्च होगा, वो कहाँ से मीट किया जाएगा, वुड बी मेट फ्रॉम द बजट प्रोविजन ऑफ ए स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ईयर। कोई एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, दोस्तों मान लो 2022-23 दे दिया कि मान लो इस मद पे तो इसी पैसे से क्या है, आपके पास एक सैंक्शन है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में खर्च होना चाहिए, राइट। सच सैंक्शन विल लैप्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ईयर। अब दोस्तों पर्टिकुलर बोल दिया कि 22-23 के अंदर इस आइटम पे खर्च होगा, राइट, तो उसी फाइनेंशियल ईयर में उसी बजट से उस पैसे को खर्च किया जाएगा, राइट। और दोस्तों वो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा, जब वो एंड होगा, तो वो सैंक्शन भी क्या है, लैप्स कर जाएगी, राइट। 2 नंबर पॉइंट हुआ। अब चलिए दोस्तों आगे 3 नंबर नोट पे। आगे देखिए दोस्तों नोट नंबर 3 में क्या दिया गया है, इन द केस ऑफ परचेज ऑफ स्टोर्स। दोस्तों कोई भी आप स्टोर परचेज करते हो, ए सैंक्शन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एक्टेड अपॉन। तो दोस्तों जो सैंक्शन है उस पर एक्शन ले लिया गया है। डीम्ड टू हैव बीन का मतलब है वो मान लिया गया है कि जो सैंक्शन है उस पर एक्ट हो गया है। कब हो गया है दोस्तों, इसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई है। इफ़ टेंडर्स हैव बीन एक्सेप्टेड। अब दोस्तों टेंडर्स कैसे एक्सेप्ट होते हैं, अपने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो था उसके अंदर अपनों ने पढ़ा था। कोई भी दोस्तों गवर्नमेंट को काम करवाना है, स्टोर परचेज करना है, किसी भी प्रकार का खर्च करना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है दोस्तों, टेंडर निकालती है। टेंडर के अंदर दोस्तों बहुत सारी जो कंपनीज़ है वो भाग लेती हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स भाग लेते हैं। मान लो ABCD ने भाग लिया, ठीक है। अब दोस्तों तो मान लो 1 लाख रुपए का टेंडर था, 1 लाख रुपए खर्च होने, तो A बोल देगा मैं 95,000 में काम कर दूंगा, B कह देगा 99 में, ठीक है, C कह देगा मान लो 98 में, राइट, D कुछ और बोल देगा। तो इसके अंदर दोस्तों जो L1 होता है, लोवेस्ट जो टेंडर होता है, वो क्या है, वो उसको दे दिया जाता है, राइट। अब दोस्तों टेंडर अलॉट हो गया, उसको बोलते हैं अलॉटिंग ऑफ द टेंडर, राइट। तो टेंडर अलॉट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, राइट, तो उस केस में माना क्या जाएगा कि सैंक्शन के है, एक्ट हो गया उस पर। इन द केस ऑफ लोकल और डायरेक्ट परचेज ऑफ स्टोर्स, या तो दोस्तों आप लोकल परचेज कर लो या कर लो आप डायरेक्ट परचेज, राइट। और द इंडेंट हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन द सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशंस इन द केस ऑफ द सेंट्रल परचेज। और दोस्तों क्या है, एक तो हो गया लोकल परचेज, एक हो गया दोस्तों सेंट्रली अगर आप परचेज करते हो तो सेंट्रल परचेज का दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, वहाँ से भी क्या है सामान आप ले सकते हो। अगर ये दोनों कंडीशन हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो सैंक्शन है उस पर एक्ट ले लिया गया है, राइट, विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ द सैंक्शन। और दोस्तों ये सारा काम जो है कब होना चाहिए, 1 साल के अंदर होना चाहिए। इवन इफ़ द एक्चुअल पेमेंट इन होल और इन पार्ट हैज़ नॉट बीन मेड ड्यूरिंग द सेड पीरियड। तो दोस्तों ये चीज़ें हो गई, टेंडर एक्सेप्ट हो गया, राइट, आपने क्या है इंडेंट प्लेस कर दिया, राइट। दोस्तों अगर पेमेंट नहीं भी हुई है तो भी क्या माना जाएगा कि सैंक्शन पे एक्ट ले लिया गया है। ये बोल दिया ना, इवन इफ़ द एक्चुअल पेमेंट इन द होल और पार्ट, या तो पूरी पेमेंट या कोई इसके एक हिस्से की पेमेंट क्या है उस पीरियड के अंदर हुई है, भले ही नहीं हुई है, राइट, तो वो क्या है उसको क्या है सैंक्शन पे एक्ट मान लिया जाएगा। इफ़ द एक्चुअल पेमेंट इन द होल और इन पार्ट हैज़ नॉट बीन मेड ड्यूरिंग द सेड पीरियड। 71 देखिए दोस्तों, इन केस द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ अ गवर्नमेंट सैंक्शन ऑलरेडी इशूड टू बी एक्सटेंडेड। अब दोस्तों कई केस होते हैं कि जिसमें अंदर गवर्नमेंट की सैंक्शन का पीरियड जो है ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया गया है। द पीरियड ऑफ वैलिडिटी किसका, गवर्नमेंट सैंक्शन का, ऑलरेडी इशूड टू बी एक्सटेंडेड, राइट। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, ए सेपरेट गवर्नमेंट सैंक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी इशू विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड कंकरेंस ऑफ द इंटीग्रेटेड फाइनेंस वेयर नेसेसरी। तो उस केस में दोस्तों क्या है, अगर ज़रूरत है तो एक सेपरेट गवर्नमेंट की सैंक्शन जो है वो भी रिक्वायर की जाती है,
ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के साथ, और दोस्तों कंकरेंस किसकी चाहिए, इंटीग्रेटेड फाइनेंस की, राइट। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरा नहीं था, राइट। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें 71 नंबर पैरा तक अपने कंप्लीट कर लिए, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, राइट। अब दोस्तों नेक्स्ट अपने चैप्टर के अंदर क्या है, इसका रिवीजन करेंगे एक बार, ठीक है। तो और चीज़ें हमारे दिमाग में आएगी, कुछ ग्राफ्स होगा, येस और नो। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फिर अपने चैप्टर नंबर इसका जो 4 है, जो बजट एस्टीमेट से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 4 बजट एस्टीमेट से, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अच्छा टॉपिक है, राइट, वो अपने डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कमेंट 1-2 जो 4 ज़रूर से कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।